नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से और आपके पूरे सिलेबस को प्रिपेयर और रिवाइज कराने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गई है। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे एक मतलब समझिए, एरिड जोन लिखा हुआ है ना, शुष्क क्षेत्र, इसका मतलब क्या है। देखिए, एरिड जोन एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपका पानी की काफी ज्यादा कमी है। ठीक है, किसकी कमी? वाटर की काफी ज्यादा कमी है, अवेलेबिलिटी कम है, और साथ ही साथ में वहां पे जो बारिश है, रेनफॉल, वो भी काफी कम होती है। अब आप अगर भारत में समझेंगे तो कहाँ पे ऐसा रीजन आपको मिलेगा, वो है आपका थार डेजर्ट। ठीक है, तो आपका थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल राजस्थान में, वहां पे आपको दिखेगा। तो इसी वजह से जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर? ये है आपके जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। कहाँ पे आता है जोधपुर? ये है आपके राजस्थान में। ठीक, अब एक चीज ये समझिए, राजस्थान का जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका जयपुर। ठीक, और अगर दूसरे नंबर की बात करें, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो आता है आपका जोधपुर। ठीक है, अब आप ये समझिए इसका काम क्या है। ठीक है, ये तो चलो हमने समझ लिया जोधपुर में। ये जो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, इसका काम क्या है? देखिए, हम लोग को ये पता है जो आपका थार डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पे वैसे ही पानी की कमी है, बारिश भी कम होती है, लेकिन वहां पर भी तो हमें एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना है ना, कृषि वाली एक्टिविटी करनी है। तो लेकिन पानी की कमी है, इस वजह से वहां पे एक इंस्टीट्यूट खोला गया ताकि वहां पे रिसर्च हो सके कि कम पानी में हम लोग जो खेती है उसको कैसे कर सकते हैं। नए नए हमें तरीके पता लगने चाहिए, जो इरिगेशन, सिंचाई का है। जैसे आप ये समझिए, एक रिसर्च होती है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, एक रिसर्च से हमें पता चलता है जो ड्रिप इरिगेशन है ये काफी बढ़िया है, इसमें पानी भी आपका कम यूज होगा और साथ ही साथ में सब फसलों को, सब प्लांट्स को आपको पानी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा काम इसका रहता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब ये तो थोड़ा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन की बात हो रही है। राउत और माझिया आर सब कास्ट ऑफ विच ट्राइब? राउत और माझिया किस जनजाति की उपजाति हैं? ठीक है, अब देखिए जितना भी ये ट्राइब वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके ज्योग्राफी भूगोल का ही है, और मैं पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े आपको फैक्चुअल होते हैं, याद करने ही पड़ते हैं। तो जो आपकी राउत और माझिया सब कास्ट हैं, ये हैं आपकी किस जनजाति की? ये हैं आपकी खारवार जनजाति। ठीक है, खारवार आपकी जनजाति की ये उपजातियां हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन क्या है? बनी ठनी पेंटिंग स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बनी ठनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? ये भी एक आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो जो बनी ठनी पेंटिंग स्टाइल है, ये है आपके रिलेटेड राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। राजस्थान को लेकर हमने दो क्वेश्चन देख लिए। एक तो देख लिया आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो है ये भी आपके जोधपुर राजस्थान में। तो जो आपका बनी ठनी चित्रकला है, ये भी आपकी कहाँ की है? राजस्थान पे। ठीक है, बी वाला नहीं, सी वाला है। ये कौन सा आपका करेक्ट आंसर? राजस्थान हो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, अब देखिए तैरते हुए की बात हो रही है, तो ये है आपका केबुल लामजाओ। कौन सा? केबुल लामजाओ, तो इसको तो याद कर लीजिए। ठीक है, कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपका तैरता, वाकई तैरता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? ये है आपके मणिपुर में। अब मणिपुर तो आपको पता होगा ना, हमारे ही देश में आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आपका, उत्तर पूर्व, और इसका जो कैपिटल है, राजधानी, वो है इसकी इम्फाल। तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो जो आपका केबल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये है आपके लोकताक लेक में। लोकताक लेक जो है, लोकताक झील, उसमें पड़ता है आपका केबल लामजाओ। और इस झील में आप ये समझिए कि ये जो नेशनल पार्क है ना, ये फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, इसीलिए काफी आपका इंपॉर्टेंट है ये। अब लोकताक लेक की बात हो रही है, अब ये समझिए मणिपुर की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए लोकताक लेक भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पानी की जो ड्रिंकिंग सप्लाई है, पीने वाला पानी, यहीं से भी काफी हद तक सप्लाई होता है, और इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी पानी यहाँ से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो देखिए गंडक नदी है आपकी सहायक नदी गंगा की। किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा की। कहाँ से निकलती? ये निकलती है आपके नेपाल से। ठीक है, नेपाल से निकलते हैं आपके। अब जरा एक बार इसको हम लोग मैप में समझते हैं। मैप में क्या है, एक ड्राइंग करके समझते हैं तो आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। जैसे ये आप ही समझिए, ये आपकी जा रही गंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप समझिए ये आई आपकी यमुना। ठीक है, ये है आपकी कौन सी? यमुना। कहाँ पे दोनों मिलती हैं? ये मिलती हैं आपकी इलाहाबाद में, अब तो नाम प्रयागराज हो गया है। अब गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा
एक रीजन जो है, एक जगह, वो है पटना, ठीक है, पटना। अब पटना के आसपास में आप ये समझिए कि 3-4 रिवर्स जो है गंगा में आके मिलती है, पूरी आपकी गंगा ही जा रही है आगे, ठीक है। कौन कौन सी मिलती है? पहले मिलेगी आपकी आके एक घाघरा रिवर। कौन सी? घाघरा रिवर मिलती है। फिर आपकी एक आती है सोन नदी। कौन सी? सोन रिवर आती है। और जो गंडक नदी है ना, ये भी आपके पटना के थोड़ा सा आगे इधर मिलती है। ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी गंडक, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे मिल रही है गंगा से? ये मिल रही है पटना के पास में एक जगह है सोनपुर, वहां जाके मिलती है। गंडक नदी निकल आपके नेपाल से रही है, फिर ये बिहार के मैदानी क्षेत्र में जाती है, और बिहार के जो प्लेन्स है वहां पे एंटर कौन से आपके जिले में करेगी? वो करेगी आपके चंपारण जिले में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अब आपको पता होगा चंपारण फेमस किस लिए है? चंपारण है आपका फेमस, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था, कब हुआ था? 1917 में। चंपारण फेमस इसीलिए, 1917 में गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह करा था वो कहाँ करा था? चंपारण में। अब आप कहोगे ज्योग्राफी पढ़ना, हिस्ट्री को बता रहे हो। देखो भैया, अगर यूपी पीसीएस या आरओ निकालना होता है तो आपको आप ये समझो कि जो पूरी जीएस है ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब रिलेट करके चलना है, ठीक। तो पहला आपको हिस्ट्री का फैक्ट तो ये बताया। दूसरा आप ये समझिए, मैंने आपको पटना के आसपास बता दिया, एक तो मेन गंगा नदी जा रही है, फिर एक है आपकी घाघरा नदी, ये वाली जो है ना, ये घाघरा है, इसको अलग से लिख दे घाघरा। फिर आपकी एक सोन नदी आ रही है, और फिर जो ये वाली नदी आई ना, ये जो नदी आई, ये थी आपकी गंडक नदी। तो आप ये समझिए टोटल पटना के आसपास 4 नदियां जा रही, गंगा तो जा ही रही है, घाघरा भी है, सोन भी है और गंडक भी है। इसी वजह से जो पटना है, ये एक बहुत बढ़िया लोकेशन है किसी भी साम्राज्य के लिए। अब आपको एंशियंट इंडिया, प्राचीन काल में पता ही होगा, एक हमारा बहुत बड़ा एक स्टेट था, कौन सा? मगध। कौन सा? मगध, ठीक है। मगध में आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे राजा थे, आचार्य चाणक्य आए थे, पाटलिपुत्र। तो मगध का जो आपकी कैपिटल थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। पहले थी इसकी राजगीर, दूसरी थी आपकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कुछ नहीं, आज का पटना ही है, मॉडर्न डे पटना आप मान लीजिए, ठीक है। उसके आउटसाइड में आपका पाटलिपुत्र मिल जाएगा। तो पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाने का सबसे बड़ा रीजन था, किसकी कैपिटल? मगध की कैपिटल एंशियंट इंडिया में। तो ये था कि आप ये समझिए कि 4 नदियां आसपास में मिल रही हैं, घाघरा, सोन, गंगा, पटना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है ना, वो काफी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ में अगर कोई हमला करने आएगा, कोई और दूसरा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य हमला करने आए, तो आसानी से आप बच भी सकते हो, क्योंकि आपके चारों तरफ क्या, आपको चारों तरफ नदियां मिल रही हैं, ठीक। तो ये भी एक आपका हिस्ट्री का जो है फैक्ट हो गया, भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड बाय, एस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, किसके लिए संरक्षित है? तो ये है आपके मस्क डियर स्पीशीज के लिए। किसके लिए? कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, जो आपका डियर है, मस्क डियर, ठीक है। कहाँ पे? ये है आपके उत्तराखंड राज्य में, भारत के। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालयास? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, ठीक। देखते हैं। कामेत की बात तो उन्होंने कल करी थी, ये आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, हिमालयों में आ गया। फिर आपका माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पे आता है? ये आपके नेपाल और चाइना के बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग को नेपाल सुनते होगे, लेकिन ये नेपाल चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है। चाइना से भी माउंट एवरेस्ट जाया जा सकता है। तो हिमालयों में हो गया, ठीक है। फिर आपका नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? ये भी आपके उत्तराखंड में है, ठीक। तो हिमालय कौन सा पार्ट नहीं है? हिमालयों का जो कौन सी पीक, जो हिस्सा नहीं, वो है आपकी गुरु शिखर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गुरु शिखर। ये कहाँ पे? ये है आपके अरावली, जो पहाड़ है, अरावली जो रेंज है, उसमें पड़ता है गुरु शिखर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। जो आपका अरावली माउंटेन है, ठीक है, ये भारत के टोटल 4 राज्यों में फैली हुई। अरावली माउंटेन आपको ऐसे दिखेगी, टोटल 4 राज्यों में। कौन कौन से? गुजरात में है, राजस्थान में है, फिर आपके हरियाणा में है, और आपके दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में भी आपकी अरावली पड़ती है। दिल्ली के अगर आप आउटर में जाओगे ना, तो आपको अरावली जो पहाड़ है दिखेंगे, गुड़गांव साइड में। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, अरावली को आपके हरियाणा दिल्ली का क्या बोला जाता है? लंग्स, फेफड़े बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इतना प्रदूषण है आपका हरियाणा दिल्ली में, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जो वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है आपको, ऑक्सीजन के लिए आपको क्या चाहिए? वो चाहिए फॉरेस्ट कवर। जो ज़्यादा फॉरेस्ट कवर तो है नहीं, तो ज़्यादा आपको जंगल जो दिखेंगे वो कहाँ दिखेंगे? अरावली माउंटेन में दिखेंगे। इसी वजह से वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो लोगों को थोड़ा जो है सांस मिल सकती है, सांस ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो बॉडी है उसमें भी लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन प्रदान करना ही होता है। इसीलिए आपके अरावली को लंग्स भी बोला जाता है, हरियाणा दिल्ली के, ध्यान रखिएगा। और गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे हाईएस्ट आपकी पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे पड़ती है? ये आती है आपके राजस्थान में। ये राजस्थान की एक बार बात और हो गई, ठीक। अरावली को आपके खतरा भी किससे? माइनिंग से। जो खनन है, इलीगल माइनिंग यहाँ पे बहुत होती है, इस वजह से इस पहाड़ को, इस आपकी जो माउंटेन रेंज है, इसको खतरा भी चल रहा है।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे काफी बार जो है डिसीजन भी दे चुका है, लेकिन तब भी आपका जो पॉलिटिशियन है, राजनेता, इनका एक नेक्सस फैला रहता है, इस वजह से माइनिंग होती रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज व्हाइट आइलैंड। व्हाइट आइलैंड की बात हो रही है, तो व्हाइट आइलैंड है आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो भी समझ लीजिए, वो है आपकी वेलिंगटन। तो याद कर लीजिए कौन सी है, वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन क्या है, द कैपिटल ऑफ द फिलीपींस इज मनीला, ऑन विच आइलैंड इज इट लोकेटेड। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ये किस द्वीप पर स्थित है। देखिए पहला फैक्ट तो मैं ये पता लग गया, फिलीपींस की जो कैपिटल है वो आपकी मनीला हो गई। फिलीपींस आपका आता कहाँ पे? ये है आपके साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में है, चाइना के पास में पड़ता है, एक आइलैंड देश है, ठीक है। आइलैंड का ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आर्कीपेलेगो बोला जाता है, ठीक। इसमें बहुत सारे आइलैंड है, और जो इसकी जो कैपिटल है मनीला, वो है आपकी जो मेन इसका ग्रुप है वो है लुजोन, ठीक है। लुजोन आइलैंड में आती, कौन से? लुजोन आइलैंड में आती मनी, ये चीज ध्यान रखिए। अब एक चीज आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए फिलीपींस है, फिलीपींस के आपको वेस्ट में दिखेगी साउथ चाइना सी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा चाइना। तो चाइना क्या कर रहा है ना, साउथ चाइना सी कहता है, ये पूरा साउथ चाइना सी जो है वो मेरा है, किसका? चाइना का है। तो फिलीपींस जो है एकमात्र देश है पूरे इस रीजन में जो चाइना से आप ये कहता है कि नहीं ये चीज गलत है, इसीलिए ट्रिब्यूनल में भी जा चुका है। और 2016 में आपका ये समझिए कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से डिसीजन आया था कि पूरी जो साउथ चाइना सी ना वो चाइना की नहीं, बाकी देश जो है, बाकी देश भी इसमें जाके अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो चाइना और फिलीपींस की भी बनती नहीं है इस साउथ चाइना सी इशू को लेकर। कभी डिटेल में साउथ चाइना सी और 7 डैश लाइन की बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है, कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, विच कंट्री इज इन सेकेंड प्लेस। विश्व का सबसे बड़ा आपका स्थल देश कजाकिस्तान है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, ठीक है। लैंडलॉक्ड कंट्री की आपकी बात हो रही है, तो पहली चीज तो ये समझिए आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री होती क्या है। देखिए आप ये समझिए, जैसे हम अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आप देखते होंगे कि यहाँ पे आपको अरब सागर मिलेगा, अरेबियन सी दिखेगी, फिर यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल दिखेगा, साउथ में आपको इंडियन ओशन दिखेगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इंडिया जो है वो ओशन से कनेक्टेड तो है, सी से भी कनेक्टेड है, ओशन से भी कनेक्टेड है, ठीक। लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती है कि जो आप समझिए कोई देश जिसके बॉर्डर्स लॉक हो, और वो आप ये समझिए कि ओशन से वो कनेक्टेड नहीं है, ओशन से कनेक्टेड नहीं। जैसे आप एक बार फिर से एग्जांपल लीजिए, इंडिया, यहाँ पे आपको नेपाल दिखेगा, नेपाल दिखता होगा, नेपाल का भी समझिए कोई भी ओशन से रास्ता नहीं है, तो इसीलिए नेपाल जो है ना एक हमारे पड़ोसी देश में, वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब लैंडलॉक्ड कंट्री होने में कुछ आपके नुकसान भी है, क्यों? पहली चीज तो ये, आपको जो ओशन की जितनी भी रिसोर्सेस है, महासागर के संसाधन वगैरह, उससे आप जो है हट गए, ठीक है, वो नहीं मिलेंगे। साथ साथ में जो विश्व में व्यापार हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो कैसे होता है? वो तो आपके समुद्र के रास्ते, ओशन के रास्ते होता है, तो उसके लिए भी आपको किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? इंडिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बाकी जितने देश हैं उनको भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उनकी भी समस्याएं हैं। अब एक बार कजाकिस्तान की कहानी समझ लीजिए, कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कजाकिस्तान बॉर्डर करता है कैस्पियन सी के साथ में, ठीक है। अगर ये मान लें हम लोग कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कजाकिस्तान दिखेगा। अब आप कहोगे कि ये तो सी के साथ बॉर्डर कर रहा है, फिर क्यों लैंडलॉक्ड बोल रहे हो? देखो बात ये है, जो कैस्पियन सी है ना आपकी, ये खुद एक लैंडलॉक्ड सी है, जी हाँ। जो समुद्र होती है ना वो भी लैंडलॉक्ड होती है, जैसे आप ये देखो अरब सागर आपको दिख रही होगी, अरेबियन सी, यहाँ पे उसका जो डायरेक्ट लिंक है इंडियन ओशन आपके भारतीय आपके हिंद महासागर के साथ में है ना, कैस्पियन सी जो वो खुद लैंडलॉक्ड है, ठीक, वो किसी ओशन में नहीं निकलती है। तो आप ये समझिए कि अगर सी को भी बॉर्डर कर रहा है तो वो सी भी जो होनी चाहिए ओशन में जाके कनेक्ट होनी चाहिए, तो कैस्पियन सी कनेक्ट होती नहीं है, मैप में देखिएगा। इसीलिए कजाकिस्तान जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरे नंबर की अगर बात करें, दूसरे प्लेस पे, तो वो है आपकी मंगोलिया। कौन सी मंगोलिया? ये आपकी ईस्ट एशिया में एक कंट्री पड़ती है, पूर्व एशिया में, ठीक है। किससे किससे बॉर्डर करती है? रशिया से और आपके चाइना से बॉर्डर करती थी, ठीक है। तो ये आपकी फैक्ट हो गया। एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक हो गई आपकी डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। कौन सी? डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। ये पूरे हमारी वर्ल्ड में टोटल 2 देश ऐसे हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं। डबल लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये समझिए, ये इंडिया है, यहाँ पे आपको नेपाल दिख रहा है, नेपाल का जो पड़ोसी देश है इंडिया, वो तो आप ये समझिए वो तो लैंडलॉक्ड नहीं है ना, वो तो ओशन से कनेक्टेड है। अब बात यहाँ पे अगर बात करें उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान के जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं, जितने भी आपके पड़ोसी देश होंगे, वो खुद लैंडलॉक्ड हैं। मतलब एक ऐसा देश जिसके जितने भी पड़ोसी हैं, सारे पड़ोसी जो हैं वो भी महासागर ओशन से कनेक्टेड नहीं है, वो भी आपके लैंडलॉक्ड हैं। तो ऐसे देश को क्या बोला जाएगा? डबल लैंडलॉक्ड कंट्री बोला जाएगा।
कजाकिस्तान का क्या केस है, कजाकिस्तान सिर्फ लैंडलॉक्ड है, क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान का जो आपका पड़ोसी देश है रशिया हो गया, तो रशिया तो आपका ओशन से कनेक्टेड है, इसलिए डबल लैंडलॉक्ड नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में टोटल 2 देश ऐसे हैं जो डबल लैंडलॉक्ड है। दूसरे वाला कौन सा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक हिंट मैं दे दे रहा हूँ, वो यूरोप में मिलेगा आपको, ठीक है, यूरोप में मिलेगा। यही मैं पूरी वीडियो खत्म करता हूँ, ये थे आपके पूरे क्वेश्चंस। आगे भी सीरीज से अच्छे से जुड़े रहिएगा, बढ़िया से पूरा सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, जो जो इस सीरीज को फॉलो करेगा। जितने भी क्वेश्चंस, कोई भी ट्रेंड और पैटर्न आ गया आयोग का, तब भी आप लोग क्वेश्चंस जो है कर लेंगे। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।